अब मैं आपके सामने एक हेडिंग जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है वर्तमान भारतीय कृषि के स्वरूप पर औपनिवेशिक प्रभाव। सबसे पहले जो कॉलोनियल इम्पैक्ट है या फिर कहेंगे औपनिवेशिक प्रभाव है, इसको समझने के पहले सबसे पहले उपनिवेशवाद या कॉलोनिज्म क्या होता है उसको समझ लीजिए। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस, जिसके अंतर्गत कोई मदरलैंड या मातृ देश जैसे कि ब्रिटेन किसी अन्य देश पर जैसे कि भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश करता है। किस लिए? आर्थिक फायदे के लिए। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं 3 नंबर के लिए। उपनिवेशवाद क्या है, कॉलोनिज्म क्या है, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है। अगर ये पूछा जाता है तो उत्तर क्या होगा? उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई देश, जिसको मातृ देश बोलते हैं, मातृ देश किसी अन्य देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करता है ताकि उसका फायदा या उसका आर्थिक फायदा हो सके। जैसे ब्रिटेन का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण या उससे पहले का अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तो ब्रिटेन हो गया मातृ देश और भारत हो गया उपनिवेशिक देश, और ये जो प्रक्रिया हो गई ये हो गई उपनिवेशवाद। तो मदरलैंड है ब्रिटेन, भारत हो गया एक कॉलोनी, और ये प्रोसेस हो गई कॉलोनाइज। बात समझ में आई? तो चूंकि ब्रिटिश लोग भारत में थे और उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था आर्थिक लाभ या इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्राप्त करना। तो भारत से वो आर्थिक लाभ किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसको ये समझ लीजिए कि 1707 में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके पश्चात भारत में जब एक डिसेंट्रलाइजेशन देखा गया, एक विखंडन देखा गया, राजनीतिक सक्षमता जब समाप्त हो गई, छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य जो रीजनल स्टेट्स थे वो नजर आने लगे। बंगाल, बिहार या फिर दक्षिण भारत में मैसूर, हैदराबाद, मराठे, राजपूत, इस तरह से छोटी छोटी जो राज्य थे वो अस्तित्व आपस में लड़ रहे थे। इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा मिला किसको? ब्रिटिश को। और ब्रिटिश ने क्या किया? धीरे धीरे कब्जा किया। जैसे कि एक फेमस कोटेशन है एक ब्रिटिश हिस्टोरियन का कि डुप्ले ने भारत की चाबी दक्षिण भारत में खोजने की कोशिश की किंतु असफल रहा, परंतु यही भारत की चाबी क्लाइव ने बंगाल में खोज ली। इस पर आईएएस मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि डुप्ले जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर रहा, काफी अच्छी पॉलिसीज थी इसकी, क्लाइव ने बहुत कुछ सीखा उससे, या ब्रिटिश ने बहुत कुछ डुप्ले से सीखा, फ्रांसीसियों से। आंग्ल फ्रांसीसी या ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य एक लंबा संघर्ष रहा है। अंतिम रूप से ब्रिटिश जीते और फ्रांस वाले क्या हो गए? पराजित। वांडी वॉश के युद्ध में 1760 का जो वांडी वॉश का युद्ध था उसमें फ्रांसीसी अंतिम रूप से भारत में पराजित हो गए। किससे? ब्रिटिश से। तो मुद्दा क्या रहा कि ब्रिटेन वालों में खासकर क्लाइव ने बंगाल में सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड पर प्लासी को संभव बनाया और उसके ठीक समय बाद बक्सर हो गया। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध को समझने के पश्चात हुआ क्या कि बंगाल के राजस्व पर 1765 की इलाहाबाद की संधि, बंगाल के राजस्व पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया और जो जिम्मेदारी थी जो बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वो कह दी गई बंगाल के नवाब पर। इसका मतलब ये था कि भारत में कंपनी ने आर्थिक लाभ प्राप्त करने का एक तौर तरीका खोज लिया और इससे जो लाभ मिला इसका फायदा उन्होंने दक्षिण भारत में मैसूर के विरुद्ध, हैदराबाद के विरुद्ध और मराठों के विरुद्ध किया। और दक्षिण भारत में इन शक्तियों को पराजित करने के पश्चात उन्होंने 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया और कॉर्नवालिस ने कहा कि अब पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में गिरा। इसका मतलब है कि मैसूर ने परास्त कर दिया है, टीपू सुल्तान मारा गया है, अब दक्षिण भारत में हमारा दबदबा है। उससे एक साल पहले 1798 में हैदराबाद के नवाब को सरेंडर करवा लिया गया था और उनसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे। उसके ठीक एक साल बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को पराजित किया और क्या कहा? हमने पूर्व का साम्राज्य अब स्टेब्लिश कर लिया। और ये कैसे हुआ? ये बंगाल के पैसों से। मैं ये सब प्रक्रिया आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि ब्रिटिश कंपनी ने एक बेखबरी के दौर में ही सही शुरुआत में आए और यहाँ पर जो फायदा उठा सकते थे उसका लाभ उठाया और धीरे धीरे वो यहाँ पर एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्टेब्लिश हो गए। जब इन्होंने किसी राज्य पर कब्जा किया तो उनके लिए जो आय का सबसे बड़ा साधन था वो थी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू नहीं हुई उससे पहले एक ऐसा दौर है ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण का, जिसको बोलते हैं वाणिज्यवादी या कॉमर्शियल ट्रेड का एक दौर, जिसके अंतर्गत ये भारत से सस्ता सामान खरीदते थे जैसे कि मसाले, कपास, कपड़े, सूती वस्त्र,
और इनको ले जाकर यूरोपीय बाजारों में बेचते थे महंगे दामों पर, जैसे कि कोई व्यापारी करता है। इसके लिए क्या करते थे, किसी राज्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करते थे, जैसे बंगाल में किया, और वहां पर अपने मूल्य पर, अपनी शर्तों पर कपड़े बनवाए, दक्षिण भारत से मसाला खरीदा और उसको सस्ते दामों में खरीद कर महंगे दामों में बेचना। ध्यान दीजिएगा, बंगाल में जब इनका कब्जा हो गया ब्रिटिश कंपनी का, तो बहुत सारे जो बुनकर थे, कपास को बुनने वाले थे, उन्होंने अपने अंगूठे कटवा ली, क्योंकि ददनी सिस्टम हुआ करता था। इस ददनी सिस्टम में ब्रिटिश क्या करते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट करवाते थे तलवार के दम पर कि आप इतना कपड़ा हमें इस मूल्य पर देंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आपसे वसूल करेंगे। वो कुछ अग्रिम पैसा दे जाते थे और उसके बाद में उस सामान को, उस कपड़े को एकत्रित करते थे और वो कपड़ा ले जाते थे अपने फैक्ट्री जो कि कारखाना हुआ करता था उस समय। जैसे भारत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहा एस्टेब्लिश की, तो वो कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं था बल्कि वो वेयर हाउस हुआ करता था। वहां पर ये संग्रहित करते थे, फिर उसको ऊंचे दामों पर बेचते थे। एक सिस्टम ये रहा। फिर ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में आवश्यकता इस बात की होने लगी कि वहां पर अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। 18वीं शताब्दी का अंत, 1760 के बाद में वहां पर फैक्ट्रियां बनने लगी और 1780-90 तक ये मामला आया कि अब हमें कपड़ा खरीदना नहीं बल्कि बनाना है। तो भारत से अब हमें कपड़ा नहीं चाहिए बल्कि चाहिए कपास। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता, यह हमें का मतलब ब्रिटिश को ये आवश्यकता थी कि वो अब कच्चा माल खरीदे और किसको, इस कच्चे माल को कहाँ ले जाए, इस कपास को मैनचेस्टर, और वहां से कपड़ा बनाए। अब ये कपड़ा बन गया है तो इसको कहाँ बेचना है, इसको फिर भारत में बेचना है। यानी कि भारत एक उपनिवेश, एक कॉलोनी है, यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। इसका फायदा हमें किस तरह से लेना है कि यहाँ से कच्चा माल लेना है, फिर इससे सूती वस्त्र बनाना है और फिर इसको वापस डंप करना है भारत में, क्योंकि उसको बाजार भी चाहिए। 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें चाय तथा चीन के व्यापार के साथ को छोड़कर सभी तरह के व्यापार को सभी ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। ये इसी औपनिवेशिक नीति का परिणाम था। बंगाल का जो बुनकर हुआ करता था वो समाप्त हो गया है। अब यहाँ से जो कपास मिल रहा है उसकी उनको जरूरत थी, और बंगाल का जो उच्च वर्ग था, जो जमींदार वर्ग था, जिसके पास पेइंग कैपेबिलिटीज थी, उनको कपड़ा बेचना था। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर ईसाई मिशनरीज को छूट दी, साथ ही साथ अंग्रेजी विद्यालय और इन सबको परमिशन दी कि आप यहाँ पर इस तरह से भूरे रंग के अंग्रेज पैदा करें जो हमारे लिए बाजार के रूप में भी काम करें और आवश्यकता पड़ने पर हमारे लिए क्लर्क के रूप में भी काम करें, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे जानते हो, ताकि हमें सस्ते भारतीय सर्विसेज के लिए मिल जाएं, ये हमारी संस्कृति में रंगे हों, हमारे कपड़े पहने, हमारे उत्पाद खरीदे और इस तरह से भारत का अधिक से अधिक लाभ लिया जाए। इसी सिस्टम को दादा भाई नौरोजी ने डेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के अंतर्गत एक्सप्लेन किया। दूसरा जो चरण था, इसको औद्योगिक पूंजीवादी चरण कहा गया, जिसके अंतर्गत उद्योगिक की आवश्यकताओं के लिए भारत का प्रयोग किया। 1860 तक आते हैं, यानी 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में जो अधिनियम आया उसने ब्रिटिश कानून ने कहा कि भैया कंपनी के राजनीतिक अधिकार खत्म और अब भारत में जितने भी राज्य क्षेत्र वो सब ब्रिटिश राज्य क्षेत्र कहे जाएंगे। यहाँ से एक नया दौर शुरू हुआ शोषण का, जिसको रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे नामक अपनी पुस्तक में कहा वित्तीय पूंजीवाद का चरण। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि अब भारत में एक ऐसा चरण तैयार होगा जहां पर जो इनकम अभी तक जनरेट हुई है उसी इनकम को भारत भेजेंगे कर्जे के रूप में। यहाँ रेलवे, डाक तार लाइन का निर्माण होगा और भारत स्थित ब्रिटिश सरकार उसी पैसे को जो यहाँ से भारतीयों से ही कमाया गया है उसको लोन के रूप में लेगी और उस पर ब्याज। दूसरा, यहाँ पर काम करने वाले अंग्रेज जो हैं उनकी सर्विसेज, उनकी पेंशन, इस तरह से बड़ा पैसा छन छन कर कहाँ पहुंचेगा, ब्रिटेन। तो इस तरह से औपनिवेशिक शोषण ने 1707 से लेकर 1947 तक काम किया। अब इस दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण दौर था वो था शुरुआती चरण, और वहां पर उन्होंने कृषि को अपने लिए यूज किया, वही ब्रिटिश के कच्चे माल के लिए, फिर बाजार के लिए। ये सारी बातें जो मैंने कही ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश नीतियों ने जो जमीन से संबंधित या लगान से संबंधित जो नीतियां अपनाई, जिसको भू राजस्व नीतियां कहते हैं, भू या कहें लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स पॉलिसीज जो कहते हैं, उसके अंतर्गत परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, इनका उपयोग किया। और आप इन तीनों सिस्टम में जब आधुनिक भारत में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसके
फलस्वरूप चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी सिस्टम हो, माहलवाड़ी सिस्टम हो, इन सब का एक ही रिजल्ट निकला कि भारतीय जो कृषक थे उनसे अधिक लगान वसूल करना और भारतीय कृषि को इस तरह से नष्ट करना कि वो कभी भी भारत के स्थित भारतीयों को लिए कच्चा माल उपलब्ध ना करा पाए या फिर यहाँ पर औद्योगिकरण संभव ना हो पाए, क्योंकि अगर भारत में फैक्ट्रियां लग गई तो इसका फायदा ब्रिटिश को नहीं होगा बल्कि उनके उत्पाद के सामने भारतीय उत्पाद खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने ब्रिटिश उद्योगों को संस्थागत तरीके से खत्म करना था, तो कच्चा माल लिया और उत्पादित माल बेचा। बीच का जो सिस्टम था जिसको बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जैसा कि ब्रिटेन में हो, ये होने नहीं दिया गया। इसी कारण से भारत सहित अन्य जो औपनिवेशिक देश थे, जो अफ्रीका में है, एशिया में है या भारत में है, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ जानबूझकर ऐसी पॉलिसी स्टेब्लिश की गई, उसके कारण कृषि और गड्ढे में जाती गई, गरीबी बेरोजगारी बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो ही नहीं और टर्सरी सेक्टर हो नहीं सकता क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ नहीं, थोड़ा बहुत जो हुआ वो हुआ। तो इस कारण से ये जो उपनिवेश थे ये गरीब बने रहे। तो 1700 के लगभग वह भारत जो विश्व को सबसे ज्यादा कपड़ा निर्यात करता था, जिसका विदेश व्यापार में टॉप लेवल हुआ करता, 1950 तक आते आते वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर भूखमरी की स्थिति थी। 1950 में मात्र 30 करोड़ भारतीयों के लिए खाना उपलब्ध नहीं था। आज हमें 135 करोड़ है, वही भारत है और दोनों टाइम का खाना हम खाते हैं। तो 200 वर्षों का जो औपनिवेशिक शोषण था उसने कृषि को प्रभावित किया और उसका प्रभाव आज तक हम देख पाते हैं। तो अगर आपसे ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय कृषि पर औपनिवेशिक प्रभाव पर चर्चा कीजिए, ये पेपर फर्स्ट में भी आ सकता है 5 नंबर के लिए और पेपर सेकंड में भी। ये प्रभाव की जो चर्चा की बात की, ये 11 नंबर में पूछा जा सकता है। जो पिछला लेक्चर था उसके जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को बिंदुवार लिखना है। जब मैं इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो इस बार इसको फिर से लेंगे हम लोग और वहां पर पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक, अब हम बात करेंगे भारतीय कृषि की स्वरूपगत विशेषताओं पे या फिर उसका जो नेचर है। उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे देश में प्रोडक्शन लेवल तो काफी अच्छा है, अर्थात कुल उत्पादन तो काफी अच्छा है, परंतु प्रति इकाई क्षेत्र में यह कि पर यूनिट एरिया में जो होने वाला कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। उत्पादन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, ये दोनों चीजों में अंतर है। कुल कितना उत्पादन हुआ, कुल कितना अनाज उगाया, यह है उत्पादन, और 1 बीघा में कितना सोयाबीन आया, यह है हमारी प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादन में जहां हम अच्छा स्थान रखते हैं, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। सुविधाएं का सेंस कहें कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है एग्रीकल्चर के लिए वो अच्छे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुल उत्पादन तो अच्छा है, परंतु जो प्रोडक्टिविटी है वो लो लेवल पर है। और प्रोडक्टिविटी कम होने के पीछे कई कारण है। जैसे कि एक उदाहरण से, पहले अगर आप 1950-60 के आसपास देखेंगे तो जो जमींदार हुआ करते थे छोटे मोटे, उनकी जो जमीनें हुआ करती थी वो 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा होकर, आपने देखा होगा ना, सुना होगा। तो 1950-60 के जो जमींदार साहब थे उनके पास 50-60 बीघा तो बहुत छोटी सी बात थी, इतना तो वो नौकरों को दे दिया करते थे। 500-500 एकड़ जमीन हुआ करती थी, बड़ा लैंड होता था। इसको बोलते हैं जोत, होल्डिंग्स। तो जब होल्डिंग्स बड़ी होती है तो वहां से आय ज्यादा होती है, और जब आय अच्छी होगी तो उसका सेविंग्स अच्छा होगा, सेविंग अच्छा होगा तो उससे इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा। मतलब कुल मिला के पॉजिटिव 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 मामला। मशीनीकरण वगैरह ये सब अच्छा से हो जाएगा, ट्रैक्टर का उपयोग हो जाएगा, इससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में जो होल्डिंग्स है काफी बड़ी बड़ी है, वहां पर सामान्यतः होल्डिंग 30 हेक्टेयर से ज्यादा की है सामान्यतः। हमारे यहाँ 30 हेक्टेयर तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपने देखा होगा कुछ फिल्में हॉलीवुड की जिस पर कि भैया फार्मिंग हो रही है और फार्मिंग में खेतों पे दवाई डालनी है, कीटनाशक दवाई, तो एक छोटा सा हेलीकॉप्टर घूम रहा है खेत के ऊपर और दवाइयां छिड़क रहा है, ठीक है। या फिर इधर से उधर 5 किलोमीटर तक लंबे लंबे खेत बना रखे। इस तरह की जो फिल्में देखते हैं आप, या ऊपर से ओवरव्यू जब देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े जो खेत नजर आते हैं, इसका मतलब है होल्डिंग्स। एक ऑनर के पास में भूमि का कितना क्षेत्र है, एक कृषक के पास कितनी भूमि है। तो आप देखेंगे कि भारत में जो होल्डिंग्स है वो काफी कम है, बहुत छोटी छोटी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 1950 के जमींदार साहब थे, उनके बच्चे हुए 5, 5 के फिर हुए 25, 25 के फिर 5 हुए तो हो गए 125। तो 1950 के जो एक थे अब हो गए 125, और जमीन जनसंख्या के हिसाब से तो बढ़ती नहीं है। और चूंकि
जमीन बढ़ नहीं सकती और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ नहीं, टर्सरी सेक्टर डेवलप हुआ नहीं, तो जमींदार साहब के सारे बच्चे क्या करें, खेत में काम कर रहे हैं। तो जो पहले 500 बीघा जमीन थी, अब वो बच्चों में बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, एक एक बच्चे के पास एक एक 2-2 हेक्टेयर बच गए। तो जब एक एक हेक्टेयर 2-2 हेक्टेयर की जमीन बचेगी तो फिर मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। वहाँ पर सेविंग्स कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, और ऐसी स्थिति में निवेश कम होगा, और जब निवेश कम होगा तो प्रोडक्टिविटी घटेगी ही। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, मशीनीकरण या उन्नत बीजों का प्रयोग करना, ये सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा। पूंजी निवेश, वही मैंने आपको बताया कि हम कितना इनपुट्स डालते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो जोतों के आकार के बारे में जो लेटेस्ट डाटा है वो 2015-16 के हैं। इसमें सबसे पहले आती है सीमांत जोत, जिसको बोलते हैं मार्जिनल होल्डिंग्स। तो हमारे कुल कृषि जोतों का लगभग 68%, 68.5% जो है वो मार्जिनल होल्डिंग्स हैं। ये सबसे छोटी जोत मानी जाती है, 1 हेक्टेयर से कम। इसके बाद 17.7% जो है वो हमारी छोटी जोत, स्मॉल होल्डिंग्स। मार्जिनल होल्डिंग सबसे छोटी है, ध्यान रखने। फिर है 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में स्मॉल होल्डिंग्स, जो कि लगभग 18% है। और जो बड़ी जोतें हैं वो मात्र हैं 4.3%, यानी 4 हेक्टेयर से ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि केवल लगभग 4.3% ही ऐसी होल्डिंग्स हैं, ऐसे किसान हैं जिनके पास 4 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि है, और वहीं पर हम ये सोच सकते हैं कि वो इनोवेशन वगैरह को बढ़ावा दे सकते हैं। अधिकांश मामलों में ये जो होल्डिंग्स है ये काफ़ी कम है, या तो ये स्मॉल होल्डिंग्स है या फिर मार्जिनल। और सबसे ज़्यादा कौन सी है, मार्जिनल, 1 हेक्टेयर से कम। ये बहुत छोटी सी बात है। इसका मतलब है कि हमारे देश का 70% किसान ऐसा है जिसको ना तो बैंक कोई बहुत बड़ा लोन देगा, ना ऐसा है कि उनके पास कोई बहुत बड़ी सेविंग्स है, ना ही इनके पास कोई मशीनें हैं, ना ही इनोवेशन के लिए इनके पास कैपिटल है, और ना हिम्मत है। क्योंकि अगर वो इनोवेशन के चक्कर में गए और फसल खराब हो गई लगातार 2 साल, तो खाने के लाले पड़ जाने। यही बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कम है, और अगर ये कम है तो फिर दिक्कतें ज़्यादा है। तो हम एज ए कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि हमारे देश में कृषि भूमि का लगभग 38.9% भाग है वो छोटे कृषकों के पास है, जो बढ़कर 47% पे हो गया। यानी कि ये जो टुकड़े हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, ये घट नहीं रहे। यानी कि आज अगर आपके पास में, पिताजी के पास 50 बीघा जमीन है और 2 भाई हैं, तो आप दोनों के पास हो जाएगी 25-25। पर आप लोग कलेक्टर नहीं बने, या फिर आपने कोई नया धंधा शुरू नहीं किया, तो आपके बच्चे फिर 10-10 बीघा में खेलेंगे। तक से मामला केवल इतना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, उस पर ध्यान दे दीजिएगा। कॉपी खोलिए और उस पर लिखिए, भारत में कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 अंकीय प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण क्या है, बिंदुवार आप इसको लिखना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय कृषि के अंतर्गत जो कृषि होल्डिंग्स हैं, जोतों के आकार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आपको ये पॉइंट्स लेके चलने हैं। ये 2 प्रश्न हैं जो कि पिछले 10 मिनट के लेक्चर से होने वाले हैं। तो हो पाएगा क्या? ठीक। तो एक काम करते हैं, आज हम यही रुकते हैं। इसके बाद एक बड़ा सेगमेंट है जिसके लिए मुझे कम से कम 30 मिनट चाहिए, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे कल। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।